हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री होती क्या है? इन्वेंट्री इज अ स्टॉक और स्टोर ऑफ गुड्स। जो भी आपके पास, जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास कुछ भी, जो भी हमने कुछ भी अगर कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए थे वो बच जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो हमारी इन्वेंट्री बन जाती है, तो वो हमारा स्टॉक बन जाते हैं। सो स्टॉक और स्टोर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्वेंट्री। सो हम इसमें परफॉर्मेंस मेजर कैसे देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का? Performance measure of inventory management can be determined by inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio basically आपको बताती है कि आपके पूरे साल में कितनी बार इन्वेंट्री सोल्ड हुई है. It indicates how many times a year the inventory is sold. तो जितनी ज्यादा आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगी, हायर द रेशियो द बेटर द परफॉर्मेंस। जितनी ज्यादा आपकी रेशियो होगी उतनी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बिकॉज आपकी इन्वेंट्री मूव कर रही है जल्दी जल्दी, तो अच्छी होती है, तो इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नेक्स्ट, टाइप्स। टाइप्स में आपके दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक आपका होता है अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, जो हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारी किस टाइप की इन्वेंट्री है। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हमारी इन्वेंट्री या तो रॉ मटेरियल हो सकती है, जो भी हमारे परचेज पार्ट्स होते हैं, या फिर हमारी इन्वेंट्री हमारे वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स हो सकती है, या फिर फिनिश गुड्स हो सकती है। अकाउंट्स में हम तीन तरीके की इन्वेंट्री पढ़ते हैं। बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें या फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो उसमें आपकी ये इन्वेंट्री आती है। साइकिल इन्वेंट्री भी आती है, सेफ्टी इन्वेंट्री आती है, पाइपलाइन आती है, एंटिसिपेशन है एंड डीकूपलिंग इन्वेंट्री। स्टार्टिंग विद साइकिल इन्वेंट्री। साइकिल इन्वेंट्री क्या होती है? जो आपको रेगुलर डिमांड के लिए चाहिए होता है। सपोज अब इसमें क्या है, साइकिल इन्वेंट्री इज द स्टॉक रिक्वायर्ड टू मीट रेगुलर डिमांड। रेगुलर डिमांड में एग्जांपल पढ़ो। A retail store ordering 500 units of shampoo every month and sell them over 30 days। मतलब मैं आज 500 यूनिट्स की कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, कुछ ऑर्डर दे रही हूँ, वो मेरे पास आएगा। मैं एक महीने के बाद सेम ऑर्डर दूंगी, और उस एक महीने के अंदर अंदर मैं ये वो वाली 500 यूनिट सेल भी कर दूंगी। तो ये मेरी साइकिल इन्वेंट्री है, ये मेरी सेम रहती है। मैं हर मंथ 500 यूनिट का ऑर्डर दूंगी, हर मंथ मैं उसको यूटिलाइज भी कर दूंगी, उसको कंप्लीट भी कर दूंगी, फिनिश कर दूंगी। नेक्स्ट इज सेफ्टी इन्वेंट्री। सेफ्टी इन्वेंट्री को हम लोग बफर स्टॉक भी बोलते हैं, जो एक सेफ्टी के तौर पे रखा जाता है, जिसे सेफ्टी स्टॉक भी बोला जाता है। सो सेफ्टी इन्वेंट्री क्या है? एक्स्ट्रा स्टॉक केप्ट टू प्रिवेंट स्टॉक आउट। हमारा कहीं ऐसा ना हो कि डिमांड ज्यादा हो जाए या ऑर्डर आ जाए ज्यादा, बट हमारे पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है कस्टमर्स को देने के लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अपने पास बफर स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। बफर स्टॉक में क्या होगा? एग्जाम्पल देखो, जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो सकती है, तो इसीलिए हॉस्पिटल्स में एडिशनल मेडिकल सप्लाईज रखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जितने पेशेंट्स आएंगे सिर्फ उतना ही हम मेडिसिन का स्टॉक रखेंगे, नहीं। वी कैन कीप इट एक्स्ट्रा एज वेल इन फॉर द केसेस ऑफ इमरजेंसीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपकी पाइपलाइन इन्वेंट्री। पाइपलाइन इन्वेंट्री इज बेसिकली व्हेन वी से ना कि या थिंग्स आर इन द पाइपलाइन, मतलब स्टॉक इज इन ट्रांजिट और अंडरगोइंग प्रोसेसिंग। आपके पास अभी तक आया नहीं है, इट इज नॉट रेडी टू सेल। तो एग्जाम्पल क्या है कि सपोज कोई शिपमेंट है, शिपमेंट में आपका कुछ भी आपने जो ऑर्डर किया था वो आ रहा है। सो वो कैसी आपकी इन्वेंट्री होगी? है तो आप ही की, आपके बिजनेस की ही इन्वेंट्री है, बट अभी तक आपके पास नहीं आई है, और अभी सेल करने के लिए भी रेडी नहीं हुई है। सो इट इज अ पाइपलाइन इन्वेंट्री। नेक्स्ट इज एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। एंटिसिपेशन इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक पाइल्ड इन एडवांस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड सर्जेस ड्यू टू सीजनल वेरिएशंस, प्रमोशंस और अपकमिंग इवेंट्स। जब कभी सपोज किसी कंपनी को पता होता है कि अब हम ये वाला प्रमोशन देने जा रहे हैं, या हम ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, या एक ऐसा हम वेरिएशन ला रहे हैं, या ऐसा सीजन आने वाला है जिसके बाद हमारे इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इन्वेंट्री को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक पाइल अप कर लेते हैं, स्टॉक पाइल कर लेते हैं, ड्यू टू द एंटिसिपेशन कि हमारी जो सेल है वो ज्यादा होगी, बिकॉज डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड सर्ज हो जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे दिवाली के टाइम पे गिफ्ट हैम्पर्स और स्वीट्स की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। सो दिस इज एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। फिर है डीकूपलिंग। डीकूपलिंग इन्वेंटरी इज केप्ट टू इंश्योर कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन बाय मेंटेनिंग सेपरेट स्टॉक्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेजेस, प्रिवेंटिंग डिलेज और bottleneck if one process slows down। क्या मतलब है इसका? मैंने अलग अलग मेरे पास प्रोडक्शन के स्टेजेस होते हैं, तो एक प्रोडक्शन स्टेज की डिले की वजह से मेरा दूसरा प्रोडक्शन स्टेज अफेक्ट ना हो, इस वजह से मैं
हर प्रोडक्शन स्टेज के बीच में कुछ कुछ इन्वेंट्री एक्स्ट्रा रखती हूँ, ताकि उस एक डिले की वजह से मेरा दूसरा प्रोडक्शन स्टेज अफेक्ट ना हो और मेरी जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली चलती रहे और जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज होते रहे। सो एग्जांपल क्या है इसका, एन ऑटोमोबाइल कंपनी स्टोर्स एक्स्ट्रा इंजन कंपोनेंट्स, इंश्योर असेंबली लाइन ऑपरेशंस कंटिन्यू स्मूथली। सपोज कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ गई, इंजन वाले प्रोडक्शन स्टेज में कुछ दिक्कत आ गई, बट आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इंजन रेडी हैं पहले से, तो आप अपनी इन जो भी ऑपरेशंस है वो स्मूथली कर लोगे ना कंटिन्यू। ऐसा तो है नहीं कि आपको इंजन वाले प्रोडक्शन स्टेज का वेट करना पड़ेगा कि जब तक वो ठीक नहीं होगी मशीन तब तक इंजन नहीं बनेगा, इंजन नहीं बनेगा तो बाकी का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नहीं। इंजन आपके पास ऑलरेडी पहले से है, बिकॉज आपने वो इन्वेंट्री रखी हुई थी। फिर है इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट। कॉस्ट कितने तरीके की होती है? पहली है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, नेक्स्ट इज कैरिंग कॉस्ट, एंड देन वी हैव इज शॉर्टेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट या सपोज मैं अपनी इन्वेंट्री या कुछ भी हम ऑर्डर करते हैं तो उसमें प्रिपरेशन की जो कॉस्ट लगती है, उस ऑर्डर को परचेज करने के लिए जो भी उसको प्रिपेयर करने की जो कॉस्ट लगती है वो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। जब भी हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो हम कुछ ना कुछ कई बार ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? इनकर्ड इन कनेक्शन विद द फिजिकल स्टोरेज ऑफ द आइटम्स। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी कुछ भी अगर सपोज रॉ मटेरियल भी मंगवा कर रख रही है, वो ऑर्डर कर रही है, वो इन्वेंट्री में रख रही है, तो कहीं ना कहीं रख रही होगी ना, किसी रूम में, किसी वेयर हाउस में या किसी प्रोडक्शन फैसिलिटी में कहीं तो रख रही होगी। तो वहां पे उस फिजिकल स्टोरेज में उसको रखने की जो कॉस्ट होगी वो मेरी कैरिंग कॉस्ट होगी। इसी को हम होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं कि मैंने अपनी इन्वेंट्री को होल्ड करके रख लिया, तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, वो ही मेरी कैरिंग कॉस्ट होती है और वही मेरी होल्डिंग कॉस्ट होती है। फिर है मेरी शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट बेसिकली व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड। आपकी डिमांड ज्यादा है, मेरे पास हाथ में इन्वेंट्री, मेरे पास जो रेडी इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स है, वो कम है, लेकिन जो मार्केट से डिमांड आ रही है, जो कस्टमर्स की डिमांड आ रही है वो ज्यादा है। तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास शॉर्टेज हो जाएगी इन्वेंट्री की। तो उसकी वजह से जो मेरी कॉस्ट है, जैसे लॉस सेल कॉस्ट एंड बैक ऑर्डर कॉस्ट, ये मेरी शॉर्टेज कॉस्ट हो जाएंगी। तो ये मोर और लेस हमारी थ्योरी का पोर्शन था कि हमारा थ्योरी में क्या क्या हमारा कवर हो रहा है। इससे ज्यादा थ्योरी की आई गेस नीड नहीं होगी। इसका अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे। न्यूमेरिकल में हमारे पास है बेसिक ईओक्यू मॉडल। ईओक्यू इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितना ऑप्टिमल ऑर्डर साइज हमारा होना चाहिए। हमें पता है इसमें हमारी ना कुछ एजम्पशंस होती हैं। एजम्पशन वन इज दैट ओनली वन प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व। हम हर अलग अलग प्रोडक्ट्स को नहीं लेकर चल रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को नहीं लेकर चल रहे हैं, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट, एनुअल डिमांड, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी कितनी एनुअल डिमांड होगी, वो हमारी नोन है। कभी कभी कुछ कुछ फैक्ट्रीज को पहले से ही ऑर्डर आ जाता है कि हम आप ये मशीन सिर्फ हमारे लिए चलाओ, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स बनाओ, बेशक इस पे इस मशीन के जैसे सपोज 10,000 की अगर आउटपुट की कैपेसिटी है तो हम आपसे 10,000 की 10,000 यूनिट्स हम आपसे परचेज करेंगे। तो उन केसेस में हमें एनुअल डिमांड पता होती है पहले से कि हमारी कितनी होगी, ठीक है। सो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारी एनुअल डिमांड रिक्वायरमेंट है उसकी हमारे पास नॉलेज है। नेक्स्ट, डिमांड इज इवन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल डिमांड इवन चलेगी, कुछ साइक्लिकल सीजनल चेंजेस नहीं आएंगे। लीड टाइम वेरी नहीं करेगा। लीड टाइम बेसिकली आपको पता है क्या होता है, द टाइम बिटवीन ऑर्डरिंग समथिंग एंड रिसीविंग समथिंग, मतलब बेसिकली ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट एंड रिसीविंग द प्रोडक्ट, उसके बीच का जो टाइम होगा वो आपका लीड टाइम होगा फॉर अ कस्टमर। नेक्स्ट, ईच ऑर्डर इज रिसीव्ड इन अ सिंगल डिलीवरी। सिंगल डिलीवरी में सारा ऑर्डर रिसीव हो जाएगा एंड देयर इज नो क्वांटिटेटिव डिस्काउंट। बट हम एंड में ईओक्यू के क्वेश्चंस में ही हम एंड में क्वांटिटेटिव डिस्काउंट के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस करेंगे कि अगर क्वांटिटेटिव डिस्काउंट होता है तो क्या मेरी जो ऑप्टिमल ऑर्डर साइज है वो बदल जाएगा क्या। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। ईओक्यू क्या है? द ऑर्डर साइज दैट मिनिमाइज टोटल एनुअल कॉस्ट। ये मेरा वो वाला ऑर्डर साइज होता है कि मुझे इतनी ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए कि जिससे मेरे जो पूरे साल के जो खर्चे हैं, टोटल एनुअल जो कॉस्ट है, वो मेरी कम से कम पड़े। मुझे उसको मिनिमाइज करने के लिए जो मैं ऑर्डर साइज कर रही हूँ, दैट इज माई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि मुझे कितना ऑर्डर साइज बनाना चाहिए, मुझे कितना ऑर्डर करना चाहिए। उस केस में आपका जो फॉर्मूला है वो है
स्क्वायर रूट में रहेगा पूरा का पूरा 2 इंटू एनुअल डिमांड, जो आपको पता थी कि क्या एनुअल डिमांड होगी। ठीक है, एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पता है जो आपकी सेटअप कॉस्ट है, या फिर इसमें हम ईपीक्यू में करेंगे ये सेटअप कॉस्ट वाला। ठीक है, मुझे वो ऑर्डर करने की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, डिवाइडेड बाय कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट, कि मैं उसको फिजिकल स्टोरेज में रख रही हूँ, तो उस केस में मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास ये ईओक्यू आ जाएगा। आपके पास एक साइज पता चल जाएगा, ऑर्डर साइज, कि मुझे कितना ऑर्डर देना है, मुझे कितने यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए टू मिनिमाइज माय टोटल एनुअल कॉस्ट। उसके बाद और मेरे पास ये तो आ गया कि मुझे टोटल कितने ऑर्डर्स करने, मतलब कितने यूनिट्स का ऑर्डर करना चाहिए, मुझे कितनी क्वांटिटी मंगवानी है। क्या मैं क्वांटिटी की हेल्प से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकती हूँ? मुझे पता है कि मुझे टोटल 10,000 सपोज एनुअल डिमांड है, मुझे टोटल पूरे साल में एनुअल डिमांड मेरी 10,000 यूनिट्स है, और मुझे एक बार में 1,000 यूनिट्स जो हैं वो मैं ऑर्डर करूंगी। तो आप उसमें उससे बड़े आराम से नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला देखो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इज इक्वल टू, आपको एनुअल डिमांड पता है, ठीक है, जैसे हमने अभी बात की 10,000 यूनिट्स की, और लॉट साइज का मतलब क्या है, ये आपका ये ईओक्यू कितना आया, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000, आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे पर ईयर के। उसके बाद एनुअल मटेरियल कॉस्ट, एनुअल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट पर यूनिट इनटू एनुअल डिमांड। अब एनुअल डिमांड कितनी थी, जैसे सपोज 10,000, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, और उसमें जो आपकी परचेज प्राइस गिवन होगा कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो वो आप क्या कर दोगे, वो आपकी एनुअल मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी, जिसे हम परचेज कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी एनुअल ऑर्डर कॉस्ट। एनुअल ऑर्डर कॉस्ट क्या होगी, अब जो आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले थे, अब मेरा ये क्या था, ये मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे एक साल के, और मुझे यहाँ पे पता थी कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है। अगर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मुझे गिवन हो और मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर गिवन हो, तो मैं अपने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकती हूँ कि पूरे साल में कितनी होगी। तो ये देखो, जो ऊपर अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, यही सेम फॉर्मूला यही सेम फॉर्मूला पहले हम नीचे लेकर आ रहे हैं, जिससे हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने यहाँ पे निकाल लिए, इनटू में हमारी एनुअल डिमांड कि हमें कितना चाहिए। नेक्स्ट इज एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट में क्या होता है, हम यहाँ पे ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 लेते हैं, बिकॉज हम ये सोच के चलते हैं कि हमारी जो फिजिकल स्टोरेज है, वो एक यूनिट पूरा थ्रू आउट द ईयर तो यूज नहीं कर रहा, तो हम एक एक यूनिट का चेक भी नहीं कर सकते कि किस यूनिट ने कितना टाइम स्टोरेज में निकाला तो उसकी उतनी कॉस्ट है। तो ऐसा नहीं होता, हम क्या करते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं, टोटल ईओक्यू का एवरेज ले लेंगे इनटू जो भी आपको इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर की गिवन होगी, वो उससे आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। और जब आप एनुअल ऑर्डर कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को प्लस कर दोगे, तो आपकी एनुअल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और आप एनुअल वेरिएबल कॉस्ट में जब आप अपनी ये परचेज कॉस्ट को प्लस करोगे, तो आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाएगी। एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास एग्जांपल है, ये आपको पता है कि आपकी जो एनुअल डिमांड है वो कितनी है, 9600 यूनिट्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा, राइट। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 16 पर यूनिट, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 75 डॉलर्स, रुपीज अपने आप देख लेना वो चीज, $75 पर ऑर्डर। और ऑपरेटिंग डेज आपको बता रखे हैं कि साल में कितने, 288 डेज ही जो है, जो मशीन है या जो कंपनी है या जो फैक्ट्री है वो ऑपरेट करती है, राइट। तो बहुत इजीली हम ईओक्यू निकाल सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला, 2AO डिवाइडेड बाय सी, जो भी हमने यहाँ देखा था ये वाला, 2, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा ओ हो गया, और ये मेरा सी हो गया। ये पूरा अंडर रूट में आप लिखोगे 2AO डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, 2 इंटू 9600 मेरी एनुअल डिमांड थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कितनी थी, $75, ये 75 डिवाइडेड बाय आपको सेम मतलब बेसिक कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट,
$16, तो ये आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सी की जगह आप एच भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था होल्डिंग कॉस्ट भी है, वो कैरिंग कॉस्ट भी है। ठीक है, तो ये आपके आ गए 300 यूनिट्स। ये 300 यूनिट्स का मतलब क्या है कि ये 300 यूनिट्स हैं जो मेरे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, विच इज द ऑप्टिमल ऑर्डर साइज, जो मुझे ऑर्डर करना चाहिए। अब अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखूं कि कितने बार ऑर्डर होगा, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे, तो मुझे पता है कि मेरी एनुअल डिमांड है 9600 यूनिट्स। ठीक है, पूरे साल की एक बार में मैं 300 यूनिट ही मंगवाऊंगी, तो साल में मैं कितने ऑर्डर्स लगा दूंगी? 9600 बाय 300, मेरी एनुअल डिमांड है 9600, एक बार में मैं 300 यूनिट्स ऑर्डर करूंगी, तो पूरे साल में मैं 32 ऑर्डर्स लगाऊंगी। राइट, नेक्स्ट, अब वो जो ऑर्डर में साइकिल होगी, जो टाइम होगा एक ऑर्डर में दूसरे ऑर्डर जितना जो टाइम होगा, वो कैसे मैं डिटरमाइन करूंगी? आपको ये हम स्टार्टिंग में ही हमें पता था कि ऑपरेटिंग डेज जो है वो 288 डेज पर ईयर है। राइट, तो 288 डेज में मैं 32 ऑर्डर कर रही हूँ, तो एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच का टाइम कितना होगा? सो लेंथ ऑफ ऑर्डर साइकिल इज बेसिकली ऑपरेटिंग डेज, जैसे जो हमारे 288 थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, कि कितने ऑर्डर मैं पूरे साल में मंगवा रही हूँ। तो 9 डेज बाद मुझे हर 9 दिन के बाद अपना ऑर्डर लगाना पड़ेगा 300 यूनिट्स का, तो ही मेरी क्या होगी, मेरी एनुअल कॉस्ट डिक्रीज मिनिमाइज होगी। तो स्टार्टिंग में हमने किया कि ईओक्यू कितना होना चाहिए, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। फिर हमने किया कि हाउ मेनी टाइम्स मुझे कितनी पूरे साल में, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू ऑर्डर इन एन ईयर, तो 32 ऑर्डर्स मुझे करने पड़ेंगे पूरे एक साल में। और उसके बाद लेंथ क्या होगी, एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच का जो टाइम है वो क्या होगा? दैट वुड बी 9 डेज। अब टोटल एनुअल कॉस्ट क्या आप निकाल सकते हो? यहाँ पे हमारे पास परचेज कॉस्ट का कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट गिवन नहीं है, परचेज प्राइस गिवन नहीं है। अगर पता होता तो हम परचेज कॉस्ट भी निकालते। तो अभी के लिए हमारी टोटल एनुअल कॉस्ट क्या होगी? कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इसमें जो अलग से हमने कैरिंग कॉस्ट निकाली थी या होल्डिंग कॉस्ट निकाली थी, वो ये ऐसे निकलेगी। आप डायरेक्टली 16 नहीं लिख दोगे कि हाँ कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे 16 गिवन है तो मैं 16 लिख दूं। नो, दैट वुड बी इनकरेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट का ये वाला फॉर्मूला और ऑर्डर कॉस्ट का ये वाला फॉर्मूला, इससे निकालते हैं। टोटल एनुअल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग सॉरी, टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आपकी क्या हो गई? 300 डिवाइडेड बाय 2। 300 कैसे आया? आपका ईओ क्यू। हमने क्या यही तो किया था ना कि कैरिंग कॉस्ट में आपका क्या होगा, जो आपका ईओ क्यू है हम उसका एवरेज लेते हैं। एवरेज इसलिए लेंगे क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट वो पता नहीं होता, तो हम एवरेज ले लेंगे। ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू में जो भी आपकी कॉस्ट पर यूनिट गिवन होगी, होल्डिंग कॉस्ट या जो भी कैरिंग कॉस्ट आपकी पर यूनिट गिवन होगी, ये मेरी क्या हो जाएगी? टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल आएगी इससे। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालूंगी? मुझे एक ऑर्डर को करने में कितना लग रहा है? $75 लग रहे हैं एक ऑर्डर को करने में। राइट, तो $75 एक ऑर्डर के हैं, तो ऐसे ऐसे मैं 32 ऑर्डर्स पूरे साल में मंगवाऊंगी। सो 32 इंटू 75 इज इक्वल टू दिस। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 4800। तो हमने अपनी कॉस्ट को ऐसे मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद भी 4800 आपकी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी ही रहेगी, अपार्ट फ्रॉम योर परचेज कॉस्ट। ठीक है, ईओक्यू में सिर्फ और सिर्फ इतना ही करके आना है। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, सेम क्वेश्चन है, मुझे एनुअल डिमांड गिवन है 12,000 कंप्यूटर्स। ठीक है, यूनिट कॉस्ट गिवन है, सी जो मेरी होगी मतलब अभी इसको हम सी निकालेंगे। इसमें क्या है, हमें कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे यूनिट कॉस्ट गिवन है। राइट, होल्डिंग कॉस्ट आपकी कितनी है? 0.2, एंड इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ योर यूनिट कॉस्ट। आपको यहाँ पे गिवन होगा दैट योर होल्डिंग कॉस्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ योर यूनिट कॉस्ट। तो 0.2% आपके यूनिट कॉस्ट का 0.2% आपके टोटल होल्डिंग कॉस्ट होगी, 20% बेसिकली। और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है? 4000 पर ऑर्डर। तो सबसे पहले हम ईओक्यू निकालेंगे। ईओक्यू निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या है।
सो HC होती है हमारी जो कैरिंग कॉस्ट होती है। जब भी हमें ऐसे फ्रैक्शन में गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, हम यूनिट कॉस्ट का वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 इंटू 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा कि अगर जब आप 500 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 0.2 से, तो उस केस में आपकी 100 रुपीज जो है वो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब अब EOQ कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू एनुअल डिमांड जो आपकी थी, ए 12,000, ओ आपका क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट 4,000 डिवाइडेड बाय सी 500 इंटू 0.2, तो इससे आपकी जो आ गई EOQ, दैट इज योर 980 कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आपको 980 कंप्यूटर्स ऑर्डर करने हैं एक बार में। दिस इज द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। अगेन नंबर ऑफ ईयर्स आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे, आपकी एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय आपकी EOQ, कि आप एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हो। आपके 12.24, तो फ्रैक्शन में तो ऑर्डर्स हो नहीं सकते, तो 13 ऑर्डर्स। उसके बाद लेंथ ऑफ ऑर्डर साइकिल, एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, ये कैसे आएगा। अब अगर मैं मंथ्स में देखूं, तो हमारे पास यहाँ पे डेज नहीं गिवन, तो डायरेक्टली आप मंथ्स में निकाल सकते हो। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, सो 12 डिवाइडेड बाय, आप एक साल में 13 ऑर्डर्स करोगे। ठीक है, 12.24 भी लिख सकते हो या 13 भी लिख सकते हो। सो ये आपका गैप है एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच का, 0.98 मंथ। मोर और लेस आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही चार ऑप्शन करने के लिए आएंगे। टोटल एनुअल कॉस्ट, या इसमें एक और आ सकता है कि टोटल कॉस्ट निकाल दो, एनुअल भी नहीं, टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल दो जिसमें आपका परचेज प्राइस भी गिवन होगा। उसके अलावा ये बाकी आप चाहो तो कर सकते हो कि साइकिल इन्वेंट्री क्या होती है। साइकिल इन्वेंट्री इज नथिंग बट योर एवरेज EOQ, एंड व्हाट इज योर फ्लो टाइम, फ्लो टाइम इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ योर एनुअल डिमांड। आप अपनी एनुअल डिमांड को डबल कर दोगे, मतलब वैसे तो देखो ये है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पे इसका एवरेज ले लिया डिवाइडेड बाय योर एनुअल डिमांड, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, फ्लो टाइम आ जाएगा। अब इसी में हमारे पास जो ये था 980 वाला, इससे हमने ये निकाल दिया था कि हमारी टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी आ रही है। सो 500 इंटू 0.2 मेरी क्या थी, फ्रैक्शन, 0.2 फ्रैक्शन था 500 रुपीज का, जो मेरी परचेज कॉस्ट थी, राइट। तो यूनिट कॉस्ट, तो ये मेरी सी, ठीक है, और EOQ/2 ये मेरी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डर पर कॉस्ट, पर ऑर्डर की जो मेरी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज 4,000 रुपीज। इन सबको प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल एनुअल कॉस्ट इज 97,980। What if your lot size is reduced to 200, मतलब आप 980 नहीं ऑर्डर कर रहे, आप 200 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो, तो उस केस में मेरी जो टोटल एनुअल कॉस्ट है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस केस में देखो, मुझे कुछ नहीं करना, जहां जहां मैं 980 यूनिट्स ऑर्डर कर रही थी वहां पे बस मुझे अब क्या करना है, 200 यूनिट्स ऑर्डर करनी है। ठीक है, बाकी सारी मेरी कॉस्ट तो सिमिलर रहेंगी। अब 500 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200, बिकॉज EOQ/2 होता है। ठीक है, और ये मेरी कैरिंग कॉस्ट है, तो ये आपका आ जाएगा 10,000। अब मेरे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं पर ईयर वो चेंज हो गए हैं। पहले मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे 12.24, बट अब अगर आप चेक करोगे तो मेरी एनुअल डिमांड थी 12,000, 12,000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 60, तो अब मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक साल में हो गए 60, तो उस केस में मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 2,40,000, which means my total annual cost is 2,50,000, which is way more higher than this EOQ, total annual cost at EOQ quantity, optimal quantity, राइट। तो इसीलिए हम ऑप्टिमल क्वांटिटी को ऑर्डर करना चाहते हैं, बिकॉज इस केस में, इस पॉइंट पे हमारी जो टोटल एनुअल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें यही है कि अगर डिजायरेबल, अब यहाँ पे आपको EOQ दे दिया है कि मुझे ऑर्डर ही 200 यूनिट्स करनी है, तो उस केस में मेरी एनुअल डिमांड जो है वो 12,000 यूनिट्स की है। मेरी जो कैरिंग कॉस्ट है वो $500, इंटू एच जो है वो मेरा कितना है, कॉस्ट पर यूनिट इज $500, और जो मेरा होल्डिंग कॉस्ट का फ्रैक्शन है वो 0.2 है। तो अब इस केस में मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, राइट। अब देखो EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, 2AO/HC, क्योंकि फ्रैक्शन होता है,
राइट? तो हमारे पास ये गिवन है EOQ 200, ये फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दोगे। ओ हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है? तो ओ हमने कैलकुलेट करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी $166.67। So this is all about your EOQ, economic order quantity.